नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प कानूनी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारी टेबल पर आज काफी सारे कानूनी लेख, सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम और कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रखे हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि अगर अदालत किसी मुकदमे को सिर्फ इसलिए खारिज कर दे क्योंकि सुनवाई के दिन कोई भी पक्ष वहां मौजूद नहीं था, तो क्या उसे दोबारा खोला जा सकता है? हाँ, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वो व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा था, मतलब जो प्रतिवादी या डिफेंडेंट है, क्या वो खुद इसे वापस खुलवाने की मांग कर सकता है? सही कहा। मतलब सोचिए, एक अदालत में सुनवाई का दिन है, जज साहब बैठे हैं, लेकिन पुकार लगने पर न तो मुकदमा दायर करने वाला वादी वहां है और न ही प्रतिवादी। तो ऐसे में जज साहब क्या करेंगे? क्योंकि कोर्ट के पास तो वैसे भी पेंडिंग केसों का पहाड़ होता है ना? बिल्कुल। तो सीपीसी के आदेश 9 नियम 3 यानी ऑर्डर 9 रूल 3 के तहत जज इस मुकदमे को वहीं का वहीं खारिज कर देते हैं। देखने में तो लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई। हाँ, पर हमारे जो आज के सोर्स है ना, वो बताते हैं कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अच्छा, पर मुझे एक बात बताइए, मतलब अगर हम सामान्य बुद्धि से सोचें तो ये बहुत अजीब लगता है। कैसे अजीब लगता है? देखिए, मान लीजिए किसी ने मुझ पर एक फर्जी मुकदमा कर दिया। मैं डिफेंडेंट हूँ। अब सुनवाई के दिन हम दोनों ही नहीं गए और जज ने केस खारिज कर दिया। मैं तो घर जाके मिठाई बांटूंगा ना। हाँ, जाहिर सी बात है। मैं तो जश्न मनाऊंगा कि चलो बिना वकील की फीस दिए ही केस खत्म हो गया। मैं वापस अदालत जाके ये क्यों कहूंगा कि जज साहब प्लीज इस केस को दोबारा शुरू कर दीजिए? बिल्कुल, कोई भी आम इंसान यही सोचेगा। लेकिन यहीं पर हमें कानून की बारीकियों को समझना होगा। अच्छा। कई बार ना केस का खारिज होना प्रतिवादी के लिए जीत नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो कैसे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके और आपके पड़ोसी के बीच जमीन को लेकर कोई विवाद है। ठीक है। पड़ोसी ने आप पर केस कर दिया कि आपने उसकी जमीन दबाई है। अब आप अदालत जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जमीन नहीं दबाई, बल्कि इसने मेरी जमीन पर दीवार खड़ी कर दी है, मुझे वो दीवार गिरवानी है। ओहो, अच्छा, मतलब इसे कानूनी भाषा में काउंटर क्लेम कहते हैं ना? एकदम सही। आपका अपना एक काउंटर क्लेम जुड़ गया उसी मुकदमे में। तो अगर आप केस खारिज हुआ, हाँ, अगर आप दोनों अदालत नहीं पहुंचे और केस खारिज हो गया, तो पड़ोसी तो शायद खुश हो जाए, लेकिन आपका क्या? मेरा काउंटर क्लेम भी तो डूब गया उसी के साथ। बिल्कुल, आपकी जमीन पर जो दीवार खड़ी थी वो तो वहीं के वहीं रह गई। अरे हाँ, अब मैं समझा। मतलब प्रतिवादी का अपना खुद का भी कुछ दांव पर लगा हो सकता है। हाँ, और सिर्फ काउंटर क्लेम ही क्यों, सोचिए अगर वादी ने आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है। ये भी है। और अगर केस सिर्फ अनुपस्थिति की वजह से खारिज होता है, तो वादी भविष्य में कभी भी जब उसका मन करे नया केस दायर कर सकता है। आपके सिर पर तो हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी ना। मतलब वो जब चाहे दोबारा परेशान कर सकता है। बिल्कुल। इसीलिए कई बार प्रतिवादी खुद चाहता है कि केस दोबारा खुले और अदालत गुण दोष यानी मेरिट्स पर फैसला दे, ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। लेकिन जब मैं आज के सोर्सेस पढ़ रहा था ना, तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखा। क्या विरोधाभास? मतलब एक अजीब सा पेच है। मेरे सोर्स कहते हैं कि जब कोई केस इस तरह रूल 3 के तहत खारिज होता है, तो उसे रिस्टोर करवाने के लिए आदेश 9 नियम 4 यानी रूल 4 के तहत आवेदन करना होता है। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। लेकिन जब मैंने उस नियम की भाषा पढ़ी, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि द प्लिंटिफ में अप्लाई, यानी वादी आवेदन कर सकता है। इसमें प्रतिवादी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो क्या मैं कानून गलत पढ़ रहा हूं या कानून बनाने वालों से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई? नहीं, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। तकनीकी रूप से ये नियम सिर्फ वादी के लिए ही लिखा गया है। अरे, तो फिर प्रतिवादी क्या करे? दरअसल कानून बनाने वालों ने शायद उस समय सोचा ही नहीं होगा कि कभी कोई प्रतिवादी भी केस बहाल करवाना चाहेगा। तो अगर हम सिर्फ इस नियम को देखें, तो प्रतिवादी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। तो क्या उसे बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? नहीं, यहीं पर सीपीसी का सबसे शक्तिशाली हथियार सामने आता है, धारा 151 यानी सेक्शन 151। अच्छा, सेक्शन 151 ये क्या करता है? ये धारा अदालतों को इनहेरेंट पावर्स या अंतर्निहित शक्तियां देती है। मतलब कानून बनाने वाले जानते थे कि वो भविष्य की हर मानवीय समस्या की भविष्यवाणी करके उसे किताब में नहीं लिख सकते। जाहिर है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए
जहां न्याय की मांग कुछ और हो पर किताब में उसका जिक्र ना हो, तो क्या अदालतें लाचार हो जाएंगी? नहीं। धारा 151 अदालतों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करने की पावर देती है। तो अगर मैं इसे एनालॉजी से समझूं, मतलब आदेश 9 नियम 4 एक बायोमेट्रिक दरवाजे की तरह है। ठीक है। उस स्कैनर में सिर्फ वादी के फिंगरप्रिंट फीड है। प्रतिवादी लाख कोशिश करे वो दरवाजा नहीं खुलेगा। बिल्कुल। लेकिन धारा 151 जज साहब के पास मौजूद एक मैनुअल ओवरराइड स्विच या मास्टर चाबी की तरह है। क्या बात है, एकदम सटीक तुलना। मतलब प्रतिवादी जज साहब के पास जाता है और कहता है कि हुजूर, बिल्डिंग में आग लगी है, मेरा काउंटर क्लेम जल रहा है, कृपया अपनी मास्टर चाबी से ये दरवाजा खोल दीजिए। बिल्कुल। और जज साहब देखते हैं कि हाँ, न्याय के लिए ये दरवाजा खुलना चाहिए और वो अपनी मास्टर चाबी का इस्तेमाल करते हैं। तो कागजों पर ऐसे लिखते कैसे हैं? कागजों पर उस आवेदन का नाम बहुत सोच समझकर लिखा जाता है। इसे लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 9 रूल 4 CPC रेड विथ सेक्शन 151 CPC। अच्छा, मतलब हम रूल 4 का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सेक्शन 151 की मास्टर चाबी के साथ। बिल्कुल सही समझे आप। ठीक है, तो मास्टर चाबी मिल गई, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या अदालत किसी को भी अंदर आने देगी? मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मान लीजिए केस आज खारिज हुआ है और मैं 2 साल बाद आराम से सोकर उठता हूं और अदालत पहुंच जाता हूं कि जज साहब मेरा केस रिस्टोर कर दीजिए। अदालत मुझे भगा नहीं देगी? हाँ, बिल्कुल भगा देगी। इसके लिए एक समय सीमा या टाइम लिमिट होती है। वही मैं सोच रहा था, वो सीमा क्या है? परिसीमा अधिनियम, जिसे हम लिमिटेशन एक्ट कहते हैं, उसका अनुच्छेद 123 यानी आर्टिकल 123 यहाँ लागू होता है। इसके तहत एक स्पष्ट नियम है कि जिस दिन अदालत ने मुकदमा खारिज किया या जिस दिन प्रतिवादी को उस आदेश की जानकारी मिली, वहां से ठीक 30 दिन के भीतर ये अर्जी लगानी होती है। रुकिए, सिर्फ 30 दिन? हाँ, टिक टिक करती हुई 30 दिन की घड़ी तुरंत शुरू हो जाती है। यार, ये तो बहुत ही कम समय है। मतलब भारत जैसे बड़े देश में मान लीजिए कोई किसान है जो दूर गांव में रहता है, वहां बाढ़ आ गई है, रास्ते बंद है, या कोई व्यक्ति अस्पताल के ICU में भर्ती है, उसे तो 30 दिन तक पता ही नहीं चला, तो क्या उसके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कानून कठोर जरूर है, लेकिन वो अंधा नहीं है। उसमें मानवीय पहलुओं का ध्यान रखा गया है। तो फिर ऐसे मामलों में क्या होता है? अगर 30 दिन की सीमा पार हो जाती है तो प्रतिवादी को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत एक और अर्जी लगानी होती है। अच्छा। इसे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कहते हैं, मतलब देरी को माफ करने की अर्जी। मतलब आप अदालत से कह सकते हैं कि मुझे देर हो गई, माफ कर दीजिए। हाँ, लेकिन सिर्फ कहने भर से अदालत देरी माफ नहीं कर देती। आपको इसे साबित करना होता है। तो इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए मुझे कल पता चला कि मेरा केस खारिज हो गया है और मुझे बहाली चाहिए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहला कदम है उस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी या प्रमाणित प्रति निकलवाना जिसमें केस खारिज किया गया था। ठीक है, बिना इसके हम साबित नहीं कर सकते कि क्या हुआ था। बिल्कुल। दूसरा कदम है आपको उसी अदालत में जाना होगा जहां से वो केस खारिज हुआ था। उसी अदालत में? ठीक है, और फिर? उसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट तैयार करना। एफिडेविट, इसमें क्या लिखना होता है? इसी एफिडेविट पर आपके केस का भविष्य टिका होता है। इसमें आपको पर्याप्त कारण या सफिशिएंट कॉज बहुत ही विस्तार से बताना होता है। ये सफिशिएंट कॉज क्या होता है? मतलब अदालत जानना चाहती है कि आप उस दिन क्यों नहीं आए थे, और अगर आप 30 दिन बाद आ रहे हैं तो इन 30 दिनों में आप कहाँ थे? अच्छा। क्या आप बीमार थे? क्या वकील ने गलत तारीख बता दी थी, या कोई एक्सीडेंट हो गया था? कारण कुछ भी हो, वो वास्तविक होना चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ एफिडेविट में लिख दूं कि मैं बहुत बीमार था, तो क्या जज साहब मेरी बात मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कहानी लिखना काफी नहीं है, आपको उसे सबूतों के साथ साबित करना होगा। मतलब अगर मैंने बीमारी का बहाना बनाया है तो मुझे डॉक्टर का पर्चा, मेडिकल बिल, अस्पताल के पेपर्स, ये सब लगाने होंगे? बिल्कुल। और अगर ट्रेन लेट थी तो टिकट और रेलवे का नोटिफिकेशन? एकदम सटीक। सबूतों के बिना आपका कारण अदालत की नजर में सिर्फ एक बहाना माना जाएगा। समझ गया। तो अब मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है, मास्टर चाबी वाला आवेदन है और सारे सबूतों के साथ एक मजबूत एफिडेविट है। मैंने पूरी प्रक्रिया फॉलो कर ली। हाँ, आपकी तैयारी पूरी है। लेकिन अब मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है।
नियम 4 में मेरा नाम नहीं है। ये स्थिति बहुत दुर्लभ है। क्या जज साहब इस बात से चिढ़ नहीं जाएंगे? मतलब क्या अदालतें इस तरह के आवेदनों को आसानी से स्वीकार करती हैं या वो तकनीकी नियमों को ढाल बनाकर इसे खारिज कर देती हैं? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, अगर हम कानूनी इतिहास खंगाले ना, तो आदेश 9, नियम 3 और 4 के तहत सिर्फ प्रतिवादी के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट का कोई इकलौता ऐतिहासिक फैसला नहीं है। क्योंकि ये स्थिति रोज-रोज नहीं आती। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर जो अनगिनत फैसले दिए हैं, वो दिखाते हैं कि अदालतों का नजरिया ऐसे मामलों में बेहद उदार यानी लिबरल होना चाहिए। लिबरल मतलब अदालतें तकनीकी गलतियों को इग्नोर करने के लिए तैयार रहती हैं। हाँ, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है, 1987 का कलेक्टर अनंतनाग वर्सेस कातीजी केस। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब हम सफिशिएंट कॉज की बात करते हैं तो अदालत का नजरिया हमेशा न्याय उन्मुख या जस्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए। न्याय उन्मुख मतलब अदालत का काम लोगों को सजा देना या गलती पकड़कर बाहर निकालना नहीं है। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई तकनीकी कारण से चूक जाता है तो महज उस गलती पर अर्जी खारिज नहीं होनी चाहिए। अगर कारण सच्चा है तो उसे सुना जाना चाहिए। ये तो बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। हमारे नोट्स में एक और केस का जिक्र है जो सबसे ज्यादा साइट किया जाता है, साल 2000 का जीपी श्रीवास्तव वर्सेस आर.के. रायजादा केस। हाँ, ये सफिशिएंट कॉज को समझने के लिए सबसे अहम मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक कारण और घोर लापरवाही के बीच एक स्पष्ट लकीर खींची थी। जेन्युइन कॉज और ग्रॉस नेग्लिजेंस, इन दोनों में क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, अगर आपको अदालत की तारीख पता थी, आप स्वस्थ थे, लेकिन आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको किसी शादी में जाना था या आप बस आलस कर गए। हाँ, तो ये तो घोर लापरवाही हुई। यहाँ कोई राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने वकील को पूरी फीस दी थी और वकील ने डायरी में गलत तारीख नोट कर ली, जिस वजह से कोई अदालत नहीं पहुंचा, तो ये एक वास्तविक गलती है, बोनाफाइड मिस्टेक है। मतलब इसमें पार्टी की कोई बुरी नीयत नहीं थी? हाँ, अदालत ये नहीं ढूंढ रही है कि आप एकदम परफेक्ट मशीन हो, वो बस ये देखती है कि आपकी नीयत साफ थी या नहीं। क्या बात है। और मुझे दिख रहा है कि ये कोई नई सोच नहीं है। 1955 का संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल मामला और 1964 का अर्जुन सिंह मामला भी इसी दर्शन पर आधारित हैं। बिल्कुल, उन पुराने और शक्तिशाली केसों में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें कोई अखाड़ा नहीं है जहां दाव पेच खिलकर सामने वाले को हराया जाए। मैं पढ़ रहा था कि इन केसों में कहा गया था कि फैसला हमेशा मेरिट्स पर होना चाहिए। हाँ, मतलब ये तय होना चाहिए कि संपत्ति किसकी है या पैसा किसे मिलना चाहिए। इस बात पर फैसला नहीं होना चाहिए कि कौन मंगलवार को अदालत पहुंचा और कौन नहीं। एकदम सही। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस उदार दृष्टिकोण को भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट्स ने अपनाया है। बिल्कुल, आप हमारे सोर्स में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, असम, मद्रास हाई कोर्ट, पूर्णा चंद, चंद्रिका सिंह जैसे कई मामलों में अलग अलग हाई कोर्ट्स ने एक सुर में कहा है कि धारा 151 के तहत प्रतिवादी का बहाली आवेदन पूरी तरह मान्य है। एक कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है ना कि जब कोई प्रतिवादी खुद सामने आकर न्याय प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता है तो अदालत को खुशी-खुशी उसे मौका देना चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को सुन के मुझे 1978 के एक सुप्रीम कोर्ट केस की याद आ रही है, रामजी दास वर्सेस मोहन सिंह। ओहो, वो बहुत ही पावरफुल जजमेंट है। हाँ, उसमें एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही गई थी जो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। प्रोसीजरल लॉज आर हैंडमेड ऑफ जस्टिस। मतलब ये जो प्रक्रियात्मक कानून हैं, ये सारे नियम और कायदे, ये न्याय के सेवक हैं, ये न्याय के मालिक नहीं हैं। वे न्याय को हराने के लिए नहीं बनाए गए हैं। मुझे लगता है यही इस चर्चा का निचोड़ है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जब यही नियम न्याय के रास्ते में दीवार बन जाए, जैसे नियम 4 में प्रतिवादी का नाम न होना, तो अदालतें अपनी मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके उस दीवार को गिरा देती हैं। न्याय सर्वोपरि है। क्या बात है। तो अगर हम इस विस्तृत विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो सबसे पहली बात, यदि मुकदमा खारिज हो जाए तो प्रतिवादी को हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल, उसे बस आदेश 9 नियम 4 को धारा 151 की मास्टर चाबी के साथ मिलाकर एक आवेदन तैयार करना है। और ध्यान रखना चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट के तहत उसके पास 30 दिन का समय है। ज्यादा समय हुआ तो धारा 5 की अर्जी लगानी होगी। और सबसे जरूरी बात, एक मजबूत हलफनामा
जिसमें पर्याप्त कारण साफ साफ लिखा हो और मेडिकल रिपोर्ट या टिकट जैसे सबूत लगे हों। बिल्कुल। और जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में देखा, अगर आपकी नीयत साफ है तो अदालत आपके पक्ष में खड़ी होगी। इसी बात के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जी बिल्कुल। हमने इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसे अदालत के कमरे से की थी जहां सब कुछ एक निर्दयी मशीन की तरह काम कर रहा था। कोई नहीं आया तो केस खारिज कर दिया गया। हम अक्सर यही मानते हैं कि अदालतें कठोर नियमों और कागजों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां आपकी एक छोटी सी गलती आपका सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन आज की चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब देश का सबसे बड़ा न्यायालय खुद मानता है कि प्रक्रिया सिर्फ एक सेवक है और असली मालिक न्याय है, बिल्कुल सही। तो क्या हमें हमारी न्याय व्यवस्था को एक सजा देने वाली मशीन की बजाय एक समाधान खोजने वाले मंच के रूप में नहीं देखना चाहिए? अगर अदालतें खुद इंसान की वास्तविक मजबूरियों को समझने को तैयार हैं, तो शायद कानून उतना भी अंधा और पत्थर दिल नहीं है जितना हम मान लेते हैं। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हमारी अगली विस्तृत चर्चा में। नमस्कार।